आज जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ मूवमेंट्स। वास्तव में हम देखते हैं कि पृथ्वी जो है हमारी वो स्थिर नहीं है। पृथ्वी की सतह पर आप विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखते हैं, जैसे पर्वत है, पहाड़, पठार, मैदान, झील, नदियाँ। ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ आपको दिखाई देती हैं, लेकिन ये कोई स्थिर नहीं है। इनमें भी लगातार क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। ये जो परिवर्तन हो रहा है वो कुछ जो है हमारी शक्तियाँ हैं, फोर्सेज हैं, हमारे बल हैं, उनके माध्यम से होते हैं। ये बल दो तरीके के आपको दिखाई पड़ते हैं या दो तरीके से कार्य करते हैं। एक तो आंतरिक बल के रूप में जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करते हैं, और दूसरा जो है पृथ्वी के बाह्य भाग में कार्य करते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी में लगातार परिवर्तन होता है, पृथ्वी में स्थिरता नहीं रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं? भूसंचलन कहते हैं। मतलब अर्थ जो है हमारे उसमें भी मूवमेंट्स होते रहते हैं, और ये मूवमेंट्स जो है दो प्रकार के बलों से होता है, एक आंतरिक बल और एक बाह्य बल। अब ये जो आंतरिक बल है, बाह्य बल है, ये भी दो तरीके से कार्य करते हैं। जो आंतरिक बल हैं वो दो तरीके से कार्य करते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, लंबवत तरीके से, और एक क्षैतिज तरीके से। और जो वायु बल जो कार्य करते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, वो वास्तव में जो हमारे अपर्दन अपक्षय के जो कारक हैं, अपक्षय और अपर्दन के कारक हैं, उनके माध्यम से होता है। जैसे बहता हुआ जल है, वायु है, ग्लेशियर हिमानी है, अंडरग्राउंड वाटर है, ये सब उस क्या है? कारक। इनके माध्यम से हमारे पृथ्वी की सतह पर जो आकृतियाँ पाई जाती हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। तो वास्तव में जो बल आंतरिक बल है हमारे, जो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होते हैं या अंदर से आते हैं, तो उनके द्वारा पृथ्वी की सतह पर विषमताएं लाई जाती हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ लाई जाती हैं। जैसे पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, ये कोई ऊपर से नहीं बन जाते हैं। पर्वत, पहाड़, पठार ऊपर से नहीं बन जाते, ये आंतरिक बलों के द्वारा होता रहता है। तो ये जो बल हैं आपके आंतरिक बल, तो इनसे विषमताएँ आती हैं, तो इसलिए इनको विषमता मूलक बल भी कहते हैं। जबकि हमारे जो वायु बल है वो क्या लाते हैं? समानता लाते हैं, पृथ्वी को समतल करने का प्रयास करते हैं, जिसे हम समता मूलक बल भी कहते हैं। ये पृथ्वी जहाँ पर ऊंचा है उसको अपक्षय या अपर्दन के द्वारा काट देते हैं, जब नदियों का वेग तेज रहता है। जहाँ पर डिप्रेशन है, अवदाब है, जहाँ पर जो है गहरे जो क्षेत्र है, तो उनको क्या करती है? डिपोजिशन के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा भरने का प्रयास करती है। तो एक तरीके से ये ऊंचे उठे हुए भाग को नीचा करती है और नीचे भाग को ऊंचा करती है निक्षेपण के द्वारा, तो इस ताकि ये जो है समतल में आ जाए, समतल स्थिति में आ जाए। तो इसलिए इनको समता मूलक बल कहते हैं। तो इस तरीके से ये बल दो तरीके के होते हैं, एक अंतर्जात बल और एक बहिर्जात। तो आप पहले थोड़ा देख लो, पृथ्वी की सतह पर इसको बात बढ़ाइए, पृथ्वी की पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, पृथ्वी की सतह पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ, ब्रैकेट में लिख लें, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान,
पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, झील, ब्रैकेट बंद कर दो, कभी स्थिर नहीं रहती हैं, कभी स्थिर नहीं रहती हैं, कभी स्थिर नहीं रहती हैं। इन पर हमेशा आंतरिक तथा बाह्य शक्तियों का प्रभाव पड़ता रहता है। इन पर हमेशा आंतरिक व बाह्य शक्तियों का प्रभाव पड़ता रहता है। आंतरिक बल भूतल पर विषमताएं लाते हैं। आंतरिक बल भूतल पर विषमताएं लाते हैं, जबकि बाह्य बल इन विषमताओं को दूर करने हेतु भूतल को समतल करते रहते हैं। इन विषमताओं को दूर करने हेतु, जबकि बाह्य बल इन विषमताओं को दूर करने हेतु भूतल को समतल करते रहते हैं। भूतल को समतल करते रहते हैं। भूपटल पर होने वाली विषमताओं की महत्वपूर्ण प्रक्रिया भूसंचलन कहलाती है। महत्वपूर्ण प्रक्रिया भूसंचलन कहलाती है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भूतल पर परिवर्तन लाने वाले बलों का आगमन दो स्रोतों से होता है। बलों का आगमन दो स्रोतों से होता है। इन्हीं स्रोतों के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। इन्हीं स्रोतों के आधार पर बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर ए लिख लीजिए अंतर्जात बल और बी लिख लीजिए बहिर्जात। अंतर्जात बल और बहिर्जात। इस डायग्राम को एक अलग पेज बनाइए, ये पूरे पेज में बनेगा, ठीक। तो इसको अलग से आप बनाइए किसी एक पेज और बाकी लिखते रहिएगा उसी के आगे। लेकिन डायग्राम जो है बाएं पृष्ठ पे आप अलग से बना लीजिए। बल लिख अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। फिर आप हेडिंग डालेंगे अंतर्जात बल। इसमें लिखिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बलों को, पृथ्वी के आंतरिक भाग से उठने वाले बलों को अंतर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल कहते हैं। इसके द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। इसके द्वारा भूतल पर असमानताओं का सूत्रपात होता है। तीव्रता के आधार पर अंतर्जात बल दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के। पहला पटल विरूपणी, पटल विरूपणी संरचना, डायस्ट्रोफिक मूवमेंट।
दूसरा है आकस्मिक संचलन। सडन पटल विरूपणी, जो ये पटल है उसमें विरूपण हो जाए, डिफॉर्मेशन हो जाए, यानी कि पटल में जो आपका रूप दिख रहा है उसमें परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन कैसे होता है? अंतर्जात बलों के कारण होता है। अंदर से जो बल आते हैं, अंदर से बल जो आते हैं वो दो तरीके के होते हैं, क्षैतिज और लंब। आकस्मिक संचलन से भी परिवर्तन हो जाता है। आकस्मिक संचलन के अंतर्गत देखिए पटल विरूपणी बल जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे और बृहद क्षेत्र में कार्य करते हैं। आकस्मिक संचलन सडन मूवमेंट, इसके अंतर्गत हम उन बलों को लेते हैं जो अचानक आते हैं और पृथ्वी के पटल पर या पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन कर देते हैं। इसके अंतर्गत जैसे आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी, ठीक, सडन आपके पलक झपकते ही पूरा परिवर्तन हो जाता है। आपने आँख की पलक झपकी नहीं कि पता चला भूकंप आ गया और आपने देखा कि पृथ्वी की सतह पर जिस तरीके का पहले रूप था वो बदल गया। उसका क्या हो गया? इसमें परिवर्तन हो गया। यानी कि पृथ्वी जो है स्थिर नहीं है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्रत्येक चीज़ अस्थिर, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो इसके अंतर्गत हम जो ज्वालामुखी और अर्थक्वेक, जैसे ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, अचानक होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी शीघ्र होता है। यानी कि ये बड़ी शीघ्रता से कार्य करते हैं, बड़ी तीव्र गति से कार्य करते हैं और अपना परिणाम तुरंत दे देते हैं, तुरंत उसका आपको रिजल्ट दिखाई देता है। जबकि पटल विरूपणी जो बल होते हैं वो धीरे धीरे कार्य करते हैं और उनका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, हजारों वर्षों बाद परिलक्षित, बहुत समय बाद जो है वो आपको उसका परिणाम दिखाई देता है। और इस पर लिख लीजिए आप पटल विरूपणी संचलन। पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत, पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत, पटल विरूपणी संचलन के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले के अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले क्षैतिज तथा लंबवत दोनों प्रकार की गतियों को शामिल करते हैं। लंबवत तथा क्षैतिज दोनों प्रकार की गतियों को शामिल करते हैं। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं, बहुत धीरे धीरे कार्य करते हैं, आपको समझ में नहीं आता। पटल विरूपणी बल मंद गति से कार्य करते हैं तथा इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद परिलक्षित होता है और इनका प्रभाव हजारों वर्षों बाद परिलक्षित होता है, मतलब दिखाई देता है। तथा बृहद आकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तथा बृहद आकार की स्थलाकृतियों का निर्माण। अब देखिए क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टिकोण से ये बल फिर दो प्रकार में बदल जाते हैं, एक महादेशीय बल हो जाता है और एक पर्वतीय बल हो जाता है। यानी कि महादेशीय बल जो होते हैं वो लंबवत कार्य करते हैं और जो पर्वतीय बल होते हैं वो क्षैतिज कार्य करते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए, क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से पटल विरूपणी संचलन को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।
पहला है महादेशीय संचलन। महादेशीय संचलन पेरोजेनेटिक फोर्सेस जिसे बोलते हैं मूवमेंट्स। दूसरा है आपको पर्वतीय या पर्वतन, पर्वतीय या पर्वतन या पर्वत निर्माण कार्य कर ओरोजेनेटिक फोर्सेस। अब महादेशीय संचलन ये महाद्वीप से रिलेटेड है। इपेरो मीन्स होता ही है कि महाद्वीप, और जेनेसिस मीन्स उत्पत्ति, यानी कि ऐसे बल जो महाद्वीपों में उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति महाद्वीपों में। आप देखिए इसमें लिख लीजिए महादेशीय संचलन, हेडिंग डालिए इसमें लिख लीजिए। इस संचलन से महाद्वीपों में उत्थान, इसको अपलिफ्टमेंट करो। इस संचलन से महाद्वीपों में उत्थान, अवतलन, अवतलन सबसिडेंस, फिर निर्गमन इमर्जेंस, और निमज्जन सबमर्जेंस। की क्रियाएं होती हैं, की क्रियाएं होती हैं। दिशा के आधार पर इसे पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए अब जब ये लंबवत बल है, ये क्षैतिज बल है। लंबवत बल जो होते हैं वो भी दो तरीके से काम करते हैं, एक ऊपर अपवर्ड मूवमेंट होता है, एक नीचे की ओर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। तो अधोमुखी और ऊपरमुखी दो तरीके के बल कार्य करते हैं। इसमें देखिए ऊपर अपवर्ड मूवमेंट। अभी हम इसको बताएंगे सब, अभी आप देखिए अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर संचलन और अधोमुखी डाउनवर्ड। अब ये ऊपरमुखी संचलन है, ये भी दो तरीके से, एक तो अपलिफ्टमेंट होगा और एक इमरजेंसी। और निर्गमन। डाउनवर्ड मूवमेंट भी दो तरीके से होगा, एक अवतरण होगा और एक निमज्जन।
आपने लिखा है कि दिशा के आधार पर इसको पुनः दो भागों में ऊपरमुखी और अधोमुखी संचलन में विभाजित किया जा सकता है। अब डाल लीजिए हेडिंग ऊपरमुखी संचलन और इसमें ए बी करके लिख लीजिए उत्थान और निर्गमन। पहले लिख लीजिए यहाँ तक, फिर हम यहाँ से फिर बताएंगे आपको, मतलब समझाएंगे। तो ऊपरमुखी संचलन आप हेडिंग डाल लें और फिर उत्थान, क्योंकि मेन जो यही है आपको मालूम होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, उत्थान क्या है, अवतलन क्या है, निर्गमन क्या है, ये सब भी आपको मुख्य रूप से याद करें। उत्थान अब ए करके डाल दीजिए, उत्थान आप लेफ्ट इसमें लिख लीजिए महाद्वीपीय भाग या उसका कोई एक भाग महाद्वीपीय भाग या उनका कोई एक भाग अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, अपनी समीपी सतह से ऊंचा उठ जाता है, तो उसे उत्थान कहते हैं। अब निर्गमन ये बताएं, निर्गमन इसमें लिखिए महाद्वीप का तटीय भाग, महाद्वीप का तटीय भाग, महाद्वीप का तटीय भाग ब्रैकेट में लिख लीजिए, जो सागर में जलमग्न था, जो सागर में जलमग्न यानी कि समुद्र में डूबा हुआ है। तटीय भाग जो सागर में जलमग्न था, ब्रैकेट में करेंगे, जब सागर तल से ऊपर उठ जाता है तो उसे निर्गमन कहते हैं, तो उसे निर्गमन कहते हैं। अब आप हेडिंग डाल लें अधोमुखी संचलन, अधोमुखी संचलन। और उससे पहली हेडिंग डालिए एक करके अवतलन, सब्सिडेंस, अवतलन। इसमें लिखिए स्थल का भाग या स्थलीय भाग में, स्थल का भाग स्थानीय या प्रादेशिक रूप में, स्थानिक या प्रादेशिक रूप में अपनी सतह से जब नीचे धंस जाता है, अपनी समीपी सतह से जब नीचे धंस जाता है तो उसे अवतलन कहते हैं, तो उसे अवतलन कहते हैं। अब फिर आगे लिखिए निमज्जन, सबमर्जेंस। इसमें लिखिए महाद्वीप का तटीय भाग महाद्वीप का तटीय भाग जो सागर तल से नीचे चला जाता है और जलमग्न हो जाता है, सागर तल से नीचे चला जाता है और जलमग्न हो जाता है, जलमग्न हो जाता है, तो उसे निमज्जन कहते हैं।
या इस क्रिया को निमज्जन। अब आप पूरा समझ लीजिए फिर से यहाँ, फिर इसके बाद हम आगे। तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पर आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के पहाड़, पर्वत, मैदान, झीलें, ठीक। तो ये अपने आप तो हो नहीं गई, इनके पीछे कोई ना कोई शक्तियाँ जो इनके लिए उत्तरदायी हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े पहाड़ जो ऐसे नहीं बन जाएंगे, पठार ऐसे नहीं बन जाते हैं, झीलें ऐसे नहीं बन जाती हैं। तो इसका मतलब कि इनके पीछे कोई शक्तियाँ हैं, जो आंतरिक शक्तियाँ हैं। ये आंतरिक शक्तियाँ ही पृथ्वी की सतह पर विषमताएं लाती हैं। कहीं पर आपको पहाड़ देखने को मिल रहा है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, अपने यहाँ भी जाइए आप, नॉर्थ उत्तरी भाग में जाए, ठीक, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब क्या है, पर्वतीय भाग है। नॉर्थ ईस्ट में जाए, पर्वतीय भाग है। फिर अब इधर जाएँ MP वगैरह, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये पठारी भाग है आपके, ठीक। इधर मैदानी भाग है, जो मध्य मैदान है आपका, गंगा है, ठीक, गंगा, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब पूरा क्या है, मैदानी भाग है। तो इस तरीके से ये विषमताएं जैसे भारत में पाई जा रही, वैसे पूरे विश्व यानी कि पूरी पृथ्वी की सतह पर पाई जा रही है। तो ये जो विषमताएं हैं, इनके लिए कुछ बल उत्तरदायी हैं, जो बल आंतरिक बल कहलाते हैं, ठीक। आंतरिक बल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनका उद्गम पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, इसलिए आंतरिक बल कहलाते हैं। कुछ बल जो है ये इन्हीं में विषमताएं जो हैं उनको समतल करने का प्रयास करते हैं। जैसे नदियां हैं, तो जब उनका वेग होता है तो ऊंचाई से आती है, वो काटते हुए आती है, अपरदन करते हुए आती है। और वही जब नीचे वाला भाग होता है तो वहाँ पर वो डिपोजिशन करते हुए जाती है, निक्षेपण करती जाती है। बहुत सारे पठारों, पर्वतों की ऊंचाई कम होती रहती है, क्योंकि नदियाँ वहाँ से आती हैं, तो उनको क्या कर रही हैं, इरोजन कर रही हैं, अपरदन कर रही हैं। लेकिन जैसे भारत में भी है, भारत में भी नीचे से कहेंगे ऊंचाई बढ़ रही है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन जितनी ऊंचाई बढ़ रही है उतने उसका अपरदन भी होता जाता है। तो इसलिए ऊंचाई तो हिमालय की बढ़ रही है, लेकिन सापेक्षिक ऊंचाई हमको देखने को नहीं मिलती कि बढ़ रही है। इस तरीके से आंतरिक शक्ति से तो उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन बाह्य शक्तियाँ उसको बराबर में कर रही है। इस तरीके से दो तरीके के बल कार्य करते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल वो कहलाते हैं जिनका उद्गम पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से हुआ, आंतरिक भाग से हुआ, इसीलिए अंतर्जात बल कहलाते हैं। ये स्रोतों के आधार पर, यानी कि बलों का उद्गम किन स्रोतों से होता है, उसी के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अब अंतर्जात बल जो होते हैं उनमें भी सभी एक जैसी तीव्रता नहीं रहती बलों। कुछ बल बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं और तुरंत अपना परिणाम दिखा देते हैं। कुछ बल होते हैं धीरे धीरे कार्य करते हैं और उनका परिणाम हमको हजारों वर्षों बाद दिखाई देते हैं और वो बृहद क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इस तरीके से बलों की तीव्रता के आधार पर जो ये दो प्रकार के हो जाते हैं, पटल विरूपणी संचलन और आकस्मिक संचलन। पटल विरूपणी बल धीरे धीरे कार्य करते हैं, यानी इस पटल, ये हमारा पटल, ये भूपटल, इसमें जो विरूपण लाते हैं, इसमें जो परिवर्तन लाते हैं, वो हमको हजारों वर्षों पश्चात दिखाई देता है। कुछ बल ऐसे जो बड़ी तीव्रता से छोटे स्तर पर काम करेंगे, लेकिन बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं और अपना परिणाम कुछ ही सेकंड में दिखा देते हैं, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। आकस्मिक से, इसलिए इनको सडन फोर्सेस कहा गया। हमारे पलक झपकते ही ये बल आते हैं और अपना परिणाम दिखाकर चले जाते हैं। अब ये पटल विरूपणी संचलन है, यानी कि जो महाद्वीप है, इसमें ये बल दो तरीके से कार्य करते हैं। जो दिशा है वो किस आधार पर कार्य कर रहे हैं? दो, एक तो लंबवत कार्य कर रहे हैं और वर्टिकल फोर्सेस, यानी कि पृथ्वी के अंदर लंबवत भी कार्य कर रहे हैं और कुछ बल क्षैतिज भी कार्य कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया, महादेशीय संचलन और पर्वत निर्माण कार्य। इनका जो क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इनका जो क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक, जैसे ब्रह्मोत्सव पर्वत बनते हैं हमारे, तो ये उनके लिए उत्तरदायी है पर्वतीय। तो वो एक महाद्वीप में ही बन रहे हैं, छोटे क्षेत्र में बन रहे हैं, जबकि महाद्वीप तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये महादेशीय संचलन, यानी कि हमारे जो महाद्वीप, जो हमारा लैंड मास है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो महादेशीय संचलन कहलाता है। ये परिवर्तन किस तरीके से हो रहा है? दो तरीके से हो रहा है। एक तो
जो हमारे बल कार्य कर रहे हैं वो उनकी दिशा, लंबवत बलों की दिशा दो तरीके से, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ। तो जो नीचे ऊपर की तरफ बल कार्य करते हैं उनको हम ऊपर उनकी संरचना कहते हैं, जो नीचे की तरफ बल कार्य करते हैं उनको हम डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं। तो महादेश के संचालन में दोनों तरीके के ये कार्य करता है। और ये क्षैतिज बल है, ये भी कार्य करता है। अब ऊपर मुखी संचलित दो तरीके से बल कार्य कर रहे हैं, तो उसमें से पहला है अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि जो बल दो ऊपर की तरफ कार्य करते हैं। अब देखिए ये बल जब ऊपर की ओर कार्य करते हैं तो ये अपना प्रभाव दो प्रकार के क्षेत्रों में दिखाते हैं। एक तो महाद्वीप में, जो महाद्वीप का आंतरिक भाग है जहाँ स्थल है, और दूसरा महाद्वीप का जो तटीय भाग है, महाद्वीप का जो तटीय भाग। इस तरीके से मान लीजिए कि इधर सी सागर है, सी लेवल, और ये आपका। अब मान लीजिए यहाँ का कोई भाग, किसी ये कोई भाग है, या आप इसको समतल भी देख सकते हैं। आप यहाँ से फोर्स लगा, तो ये वाला भाग जो है, या आप इसको प्लेन भी समझ सकते हैं, जैसे ये भाग है, अब इसमें कोई फोर्स लगा ऊपर की, तो ये वाला जो हिस्सा था ये उठ के ऐसे, अब क्योंकि ये हिस्सा पृथ्वी के आंतरिक बल की वजह से क्या हुआ, अपने समीपी सतह से ऊपर हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, अपलिफ्टमेंट, उत्थान। अब अगर यही क्रिया महाद्वीपों में, ये अब सी लेवल के नीचे मान लीजिए एक पॉइंट है जो महाद्वीप से लगा हुआ भाग था, और जो पहले क्या था, जल बल। अब अंदर से बल लगा तो ये एक पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ सागर तल के ऊपर आ गया। तो ये जो एक पॉइंट पहले जलमग्न था, ठीक डूबा हुआ था, वो समुद्र सतह से ऊपर आ गया, हमको दिखाई देने लगा। इसका मतलब क्या है कि उसका निर्गमन हो गया, इमरजेंसी। ये क्रिया हमारी कहलाती है इमरजेंसी। ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपको कि अपलिफ्टमेंट क्या है, इमरजेंसी क्या है। बात समझ में आ गई? हाँ, फिर से बताओ। देखिए ये पूरा महाद्वीप है और ये समुद्र से लगा हुआ है, ये समुद्र है इधर, और ये सी लेवल है, यहाँ तक समुद्र है, ठीक, सब समुद्र। अब जब महाद्वीप के आंतरिक भाग में, यानी कि आसपास स्थल है, समुद्र नहीं है। अब ये महाद्वीप में ये भाग पहले ऐसे था, प्लेन था, ऐसे बराबर। अब मान लीजिए कि इस पर आंतरिक बल लग जाए, नीचे से आंतरिक बल लग जाए, ये वाला इसका उठ कितना ऊंचा है, तो ये अपने समीपी सतह से क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। इस क्रिया को हम अपलिफ्टमेंट कहते हैं, उत्थान कहते हैं। जैसे ये पहले प्लेन था लेकिन नीचे से बल लगा तो ये ऊंचा हो गया, तो ये क्रिया हमारी कहलाती अपलिफ्टमेंट, उत्थान। अगर यही क्रिया तटीय भाग हो, ये महाद्वीप का तटीय भाग है, जो टेबल वाले ये हिस्सा है, जो अभी क्या है, समुद्र तल के नीचे डूबा हुआ। अब इसमें आंतरिक बल लगा और ये आंतरिक बल कहाँ गया, ऊपर आ गया, यानी कि अब सागर तल से ऊपर हो गया, अब हमको दिखाई देने लगा। तो ये चीज़ जो कहलाती है वो निर्गमन कहलाती है, यानी कि जो पहले डूबा हुआ तो वो फिर से दिखाई देने लगा, तो ये निर्गमन कहलाता है। इमरजेंस हो गया, वो फिर से प्रतीत होने लगा, हमको फिर से दिखाई देने लगा। अब इसके जस्ट अपोजिट अगर ये क्रिया यही ऐसे होती है, अब कोई ये लैंड है, अब इसका कोई हिस्सा आंतरिक बल के कारण नीचे ऐसे, तो इस क्रिया को आप देखते भी होंगे कभी कभी, या बीच में गड्ढा बन जाता है, सामान जैसे गांव वगैरह खेत वगैरह में जाते हैं तो देखते होंगे कि बीचों बीच गड्ढा हो जाता है, वो अपने समीपी सतह से क्या होता है,
धंस जाता है नीचे, उसको हम लोग कहते हैं सबसिडेंस, अवतलन हो गया। अब इसी का जब ये कार्य कहाँ होती है, महाद्वीप के तटीय भाग में। अब कोई भाग यहाँ पे ये सी लेवल है, अब एक पॉइंट यहाँ पर, अब ये आंतरिक बल के कारण कहाँ चला जाए, यहाँ समुद्र तल के नीचे आ गया, तो क्या हो गया, उसका सबमर्जेंस हो गया, यानी कि वो सबमर्ज हो गया समुद्र तल के नीचे, तो इसको कहते हैं सबमर्जेंस। यानी कि जो पहले चीज समुद्र तल से ऊपर थी, महाद्वीप का तटीय भाग, और वो पृथ्वी के आंतरिक बल की वजह से उसका नीचे की ओर धंसाव हो गया, तो वो सागर में क्या हो गया, चलना। अब आपको दिखाई नहीं देगा, तो उसको कहते हैं हम सबमर्जेंस, निमज्जन। आगे बस ये चारों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अभी तक इसमें जो था वो कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन ये 4 पॉइंट आपको पूछे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ज्योग्राफी में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, तब आपको समझ में आएंगी ज़्यादा चीज़ें, रटना कुछ नहीं, लेकिन इसको आपको व्यवहारिक रूप में लेना है। जैसे एक सामान्य जगह है, इसके बीच का कोई भाग उठ जाए, आप ऑटोमेटिक नीचे से, जैसे आप गाँव वगैरह में जाते हैं तो देखते हैं कोई टीले नुमा बन जाते हैं, खेतों में जाते होंगे तो टीले नुमा बन जाते हैं, पहले टीला नहीं रहता, लेकिन अचानक आपको टीला दिखाई देने लगता है, तो वो अपलिफ्टमेंट का होगा। उसकी सिर्फ ये कि वो अपने समीपी सतह, जिसका जो उसका एडजेसेंट रीजन है, समीपी सतह है, उससे वो ऊपर उठ जाना चाहिए। तो ये छोटे स्तर में आपको एग्जाम्पल बताया। अब तटीय भाग में जब कोई सागर तल में पहले डूबा है, लेकिन वो सागर तल से ऊपर आ गया, दिखाई देने लगा, तो इसका मतलब निर्गमन हो गया, वो अब इमरजेंस प्रतीत हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। जस्ट अपोजिट है डाउनवर्ड मूवमेंट, जब नीचे की ओर कोई चीज़ें होती, मान लीजिए ये चीज़ें अचानक यहाँ पे गड्ढा बन जाए, जैसे आपको हमने बताया था कि कार्बोनिफेरस पीरियड में जो है प्रागीपी भारत में भी एक बहुत बड़ा अवदाब बन गया, तो उसके लिए केवल कोई, हम लोग उसके लिए जिम्मेदार नहीं, कौन जिम्मेदार था, केवल इंटरनल फोर्सेज, हमारे जो आंतरिक बल है। और उस अवदाब में जितने भी वहाँ पे उस समय पेड़ पौधे जीव जंतु थे, सब उसी में समा गए। फिर कालांतर में अधिक ताप और दाब के कारण वो क्या बन गया, कोयला बन गया, जिससे कोयले का निर्माण है। इस तरीके से, इसी तरीके से पृथ्वी की आंतरिक घटनाएं होती रहती। अब यही घटना जब समुद्र के किनारे होती है, महाद्वीप के तटीय भागों में होती है, अब कोई भाग पहले ऊपर दिख रहा है आपका, लेकिन किसी कारणवश वो समुद्र तल से नीचे चला रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं सबमर्जेंस। इसी तरह पूछा जाता है कि समुद्र महाद्वीप का तटीय भाग जो पहले ऊपर था समुद्र तल से, वो समुद्र तल से नीचे चला जाता है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्थान, अवतलन, निर्गमन, ये चारों विकल्प हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जितना भी आप भूगोल पढ़ेंगे इन्हीं सब बालों पर टिका हुआ है, केवल इंडोजेनेटिक फोर्सेज और मैक्सिमम, यही 2 बल है हमारे पूरी भूगोल के लिए उत्तरदायी है। जो भी हम देख रहे हैं सिर्फ इन्हीं बलों के कारण देख रहे हैं, जो भी हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब आप देखिए पर्वत निर्माण का जो समझ में ना हो आप पूछ सकते हैं। लिखवा इसलिए दे रहे हैं कि पहले तो नहीं लिखवाते थे, लेकिन इस बार आए तो कुछ लोग से कहते थे लिखवाइए होते, लेकिन लिखवाने का एक फ़ायदा है कि आप उसको जाकर पढ़ें, और बहुत मतलब वो है कि आपको एक एक शब्द याद रहे। अगर इसको पढ़ेंगे एक सामान्य भाषा में जो आप रोज़ यूज करते हैं, उसको पढ़ेंगे और अपने दिमाग में इन चीज़ों को रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। और जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक आप क्वेश्चन रट के नहीं कर सकते, कम से कम यूपीएससी में तो नहीं कर सकते। वहाँ आपका दिमाग ही देखता है, वहाँ नए क्वेश्चन बनते हैं और साल भर क्वेश्चन बनते हैं, तब आपके लिए पेपर तैयार होता है। इसलिए उसमें दिमाग लगा के पेपर बनाया जाता है।
तो इसलिए आपको भी सारी चीज़ें क्लियर है। अब देखिए पर्वत निर्माण कार्य जो है वो ओरोस और जेनेसिस से मिलकर बना हुआ है। ओरोस में जो है आपके माउंटेन है, जेनेसिस में पल, यानी कि जो पर्वत निर्माणकारी पर्वतों के लिए जो बल निर्माण के लिए उत्तरदायी है उनको हम पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। ये बल जो है इन बलों का जो संचलन होता है वो क्षैतिज होता है, क्षैतिज गति करते हैं। लेकिन दिशा के आधार पर ये भी बल दो प्रकार से गति करते हैं। एक तो आमने सामने पर कार्य करते हैं, ठीक, जिसे हम संपीड़नात्मक बल कहते हैं, कंप्रेशनल फोर्सेस कहते हैं। क्योंकि जब वो एक दूसरे के सामने आएंगे तो क्या करेंगे, किसी चीज़ जहाँ पे भी लगेंगे, सैलों पे लगेंगे तो उसको संकुचित करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, संकुचन बल भी कहते हैं या संपीड़नात्मक बल कहते हैं, या इंग्लिश में कंप्रेशनल फोर्स कहते हैं। दूसरा है कि ये बल अपोजिट दिशाओं में कार्य करते हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में। जब एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में अगर दोनों बल एक दूसरे से अपनी अपनी दिशा में खींच रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो बीच में क्या होता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम टेंशनल फोर्सेस कहते हैं, तनाव मूलक बल कहते हैं। इस तरीके से दो तरीके के बल हो जाते हैं पर्वत निर्माणकारी बल में भी, एक कंप्रेशनल फोर्सेस और दूसरा टेंशनल फोर्सेस। कंप्रेशनल फोर्सेस से जो आकृतियाँ बनती हैं वो आपके संवलन और वलन बनते हैं, वार्प एंड फोल्ड बनते हैं। और टेंशनल फोर्सेस जब विपरीत दिशा में गतियाँ करती हैं तो उनसे दो जो बनती हैं स्थलाकृतियाँ, वो आपके जो पृथ्वी की क्रस्ट है, सैलें हैं, उनमें चटकन आ जाती, क्रैक्स आ जाते हैं, फ्रैक्चर दरारें हो जाती हैं और भ्रंश बनते हैं, फॉल्ट बनते हैं। तो इस तरीके से इन बलों की वजह से जो है ये आकृतियाँ पृथ्वी पर आपको दिखाई देती है, एक वार्प, संवलन, फोल्ड, वलन, और दूसरा चटकन और दरारें और फॉल्ट, भ्रंश। और भ्रंशोत पर्वत भी इससे बनते हैं, फॉल्टेड माउंटेन जो होते हैं या जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं वो भी इसी से। तो आप इसमें थोड़ा लिख लें, पर्वतन बल या पर्वत निर्माणकारी बल रेडी बना लें। पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत बल प्रायः क्षैतिज रूप में कार्य करते हैं, बल प्रायः क्षैतिज रूप में कार्य करते हैं। यह बल दो रूपों में कार्य करते हैं, यह बल दो रूपों में कार्य करते हैं। जब बल आमने सामने कार्य करते हैं, जब बल आमने सामने कार्य करते हैं तो संपीड़न होने लगता है, तो संपीड़न होने लगता है, संपीड़न, तो संपीड़न होने लगता है और इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं, और इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं, कंप्रेशनल फोर्स। संपीड़नात्मक बल इससे धरातल में, इससे धरातली चट्टानों में संवलन व वलन, जो वार्प है और ये फोल्ड, संवलन व वलन पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं। जब बल दो विपरीत दिशाओं में
जब बल दो विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो इससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। और इसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव के कारण धरातल में रंस दरारें व चटकने पड़ जाती हैं। क्रैक्स, रंस, दरारें व चटकने, क्रैक्स पड़ जाती हैं। पर्वत निर्माणकारी बल जो है वो दो तरीके से आपके कार्य कर रहे हैं। एक तो संपीड़नात्मक, और दूसरा तनाव। हमने आपको लिखा है कि संपीड़नात्मक बल के द्वारा वाष्प संवलन और गलन थोड़ा हेडी डाल के संवलन लिखें। संवलन इसमें लिखिए संवलन का प्रभाव विस्तृत क्षेत्रों में होता है। लिख ले फिर और संवलन का प्रभाव विस्तृत क्षेत्रों में होता है। इसके अंतर्गत भूतल, इसके अंतर्गत भूतल का विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाता है या और नहीं, ऊपर उठ जाता है या तो नीचे धंस जाता है। नीचे धंस जाता है। अब आप उसको लिखिए। जब क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल के बीच का भाग
गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाता है, गुंबद के रूप में ऊपर उठ जाता है तो उसे कुंभ संवलन कहते हैं। उसे उत्त संवलन कहते हैं। अपवाद। और जब धरातली भाग नीचे की ओर धंस जाता है तब बेसिन या गड्ढे का निर्माण होता है। तब बेसिन या गड्ढे का निर्माण होता है, इसे अवसंवलन कहते हैं। डाउनवर्ड। इसको देखिए ऐसे, कंप्रेशनल फोर्सेस जो लगते हैं वो, मान लीजिए ये कोई भार और इसको दोनों तरफ से कंप्रेशनल फोर्सेस लग रहे हैं, संपीड़न लग रहा है। अब संपीड़न लगने के कारण ये भाग क्या होगा, संकुचित होगा, तो ये भाग इसका ऊपर उठाएगा। कैसे हो गया, ऐसे। इसको क्या कहते हैं, अपवाद, संवलन। अब देखिए इसी का जस्ट कोई ऐसे है, अब इसमें फोर्स लग रहा है, आप ये मोड़ कर, ये बीच का ऐसा मोड़ कर नीचे की ओर धंस, मतलब ऐसा। ये क्या हो गया, आप जाऊंगा आओ डाउन वार्पिंग, आओ संवलन। बात समझ में आई? आपके दिमाग में आ सकता है कि यही बात तो हमने आपको उत्थान में बताई थी और अवतलन में बताई थी, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ पर ये प्रक्रिया जो है वर्टिकल फोर्सेस के द्वारा होती है, लंबवत बलों के द्वारा, और यहाँ पर ये क्षैतिज बलों के द्वारा होती है, कंप्रेशनल फोर्सेस के द्वारा होती है। ये दोनों में और देखिए वलन। वलन में क्या होता है, इसको समझने के लिए बताते ही आइए। जो वलन है वो वास्तव में है वही चीज, कंप्रेशनल फोर्सेस से वो भी होती है, लेकिन वो उसकी अपेक्षा सीमित क्षेत्र है। यानी कि पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा क्षैतिज बलों के संचलन के कारण जब सैलों में संपीड़न के कारण लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उसे हम वलन। कोई राक्स है ऐसे बड़ी हुई, अब इसमें ये तो आप जान रहे हैं कि पृथ्वी के अंतर्जात बल है, लेकिन लिखने में आपको जब आता है लिखने के लिए तब आपको लिखना पड़ता है कि पृथ्वी के अंतर्जात बल
के द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन, अब लंबवत छोड़ दें, क्षैतिज संचलन के कारण, क्षैतिज संचलन के कारण शैलों में संपीड़नात्मक बल के कारण लहरनुमा मोड़ पड़ गए। आप इसे थोड़ा ये ऐसे हो लहरनुमा मोड़ पड़, इसी को क्या कहते हैं, वलन। इसका जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको अपनत एंटीक्लाइन कहते हैं। आना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होना, और ये क्या कहलाता है, सिंक्लाइन कहलाता है। आगे बहुत पूछा जाता है, आपको लिखने के लिए मेंस में आता है। वैसे भी आपको जानना चाहिए कि वलन क्या होता है, एंटीक्लाइन क्या है, सिंक्लाइन क्या है। तो आप समझ लीजिए जो पृथ्वी के क्षैतिज बल जो होते हैं वो आमने सामने कार्य करते हैं, यानी क्षैतिज बल द्वारा उत्पन्न संपीड़नात्मक बल के कारण शैलों में जब लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो उन्हें वलन कहते हैं। इस लहरनुमा मोड़ में जो भाग ऊपर उठ जाता है उसे हम अपनत एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो भाग नीचे की ओर उठ जाता है उसे अभिनत कहते हैं, सिंक्लाइन कहते हैं। उनके फिगर भी आपको मालूम होने चाहिए। आइए इसमें तो बना के पूछ देते हैं, जैसे यहाँ बना दिया और आपसे पूछे कि ABC, ऐसे बना पूछे कि निम्न में से किस स्थान पर अपनत की स्थिति है, निम्न में से किस स्थान पर अपनत की स्थिति, तो आप ये बताएं। इस तरीके से आप स्थिति क्लियर होनी चाहिए। इसको लिखने वाला में ये इसकी भुजाएं कहलाती है, लिंग कहलाती है, भुजाएं, ये भुजाएं लिंग। इसको लिखिए, पृथ्वी के अंतर्जात वलन हेडिंग आ रही है, वलन, पृथ्वी के अंतर्जात बल, पृथ्वी के अंतर्जात बल द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संचलन, उत्पन्न क्षैतिज संचलन द्वारा जब शैलों में लहरनुमा मोड़ पड़ जाते हैं तो इस तरह के मोड़ों को वलन कहते हैं, फोल्ड कहते हैं। तो इस तरह के वलन को, अरे इस तरह के मोड़ों को वलन कहते हैं। वलन में कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। वलन में कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को अपनत, ऊपर उठे हुए भाग को अपनत, एंटीक्लाइन, अपनत, एवं नीचे धंसे हुए भाग को अभिनत। लिखिए, प्रत्येक वलन में दोनों ओर की, प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों को, प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजाएं, लिंब कहते हैं। प्रत्येक वलन में दोनों ओर के भागों को वलन की भुजाएं कहते हैं, लिम्स ऑफ फोल्ड। अब आप
देखिए तनाव मूलक बल, तनाव मूलक बल जैसे इसका अपोजिट है, अभी तक बल जो है इसमें आमने सामने का है। आमने सामने बल, अब बल कैसे कार्य करेंगे? विपरीत दिशा, तो उससे खिंचाव, अब देखिए जब बल ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है, इसका प्रभाव कम है, तो खिंचाव हो रहा है तो सबसे पहले क्या होगी? चटकन होगी, क्रैक्स बन जाएंगे। देखते ही होंगे आप बहुत जगहों पे बीच से दरार, मतलब क्रैक्स हो जाते, पहले चटकन बनती है, फिर बहुत मामूली सा एकदम नाम मात्र जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, तो उससे दरार दिखने लगती है, फ्रैक्चर दिखने लगता है। फिर जब यही सेलों के जो टुकड़े होते हैं उनका लार्ज अमाउंट में जो है विस्थापन हो जाता है, ठीक, हार्ट प्लेन के सहारे, भ्रंश तल के सहारे उनका विस्थापन हो जाएगा। तो जब विस्थापन हो जाएगा तो बीच में क्या बन जाएगा? भ्रंश, यानी कि टेंशन के कारण, तनाव के कारण सेलों में क्रैक्स बने, इसके दो खंड हो गए। आप इन्हीं खंडों का जब काफ़ी मात्रा में, यानी कि काफ़ी दूरी तक विस्थापन हो जाए तो उस विस्थापन के कारण बीच वाला भाग क्या कहलाता है? भ्रंश, फॉल्ट। आप इसको लिखिए, हाँ तो बताया तो आपको, सुना नहीं, हर चीज़ आपको इसमें जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, तनाव मूलक बल हेडिंग डाल दिया। जब दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उसे तनाव मूलक बल कहते हैं, तो उसे तनाव मूलक बल कहते हैं। तनाव बल के कारण धरातल में चटकने, दरारें, भ्रंश इत्यादि बनते हैं। चटकने, दरारें, भ्रंश इत्यादि बनते हैं। जब तनाव की शक्ति सामान्य होती है, जब तनाव की शक्ति सामान्य होती है तो भूपटल में केवल चटकने ही पड़ती हैं, क्रैक्स। चटकने पड़ती हैं, परंतु यदि यह शक्ति कुछ प्रबल होती है, परंतु यदि यह शक्ति कुछ प्रबल होती है तो चट्टानों के स्तरों में स्थानांतरण होने लगता है, तो चट्टानों के स्तरों में स्थानांतरण होने लगता है। इसे विभंग या फ्रैक्चर कहते हैं। इसे विभंग फ्रैक्चर कहते हैं। इसमें चट्टानों का स्थानांतरण सामान्य ही होता है, इसमें चट्टानों का स्थानांतरण सामान्य ही होता है। मतलब इसमें आपको जानना है कि चटकने और विभंग ये सब में कितना थोड़ा थोड़ा होता है। देखिए, यदि
तनाव मूलक बल या तनाव मूलक संचलन, यदि तनाव मूलक संचलन अधिक तीव्र है तो तनाव मूलक संचलन अधिक तीव्र है तो विभंग तल के सहारे विभंग तल फॉल्ट के सहारे विभंग तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण बड़े पैमाने पर होता है। चट्टानों का स्थानांतरण बड़े पैमाने पर होता है, उसे भ्रंश कहते हैं। उसे भ्रंश कहते हैं। अब देखिए भ्रंश की जब चट्टानों का स्थानांतरण जो है अपोजिट साइड में होता है तो उससे नॉर्मल फॉल्ट बनते हैं, उससे नॉर्मल फॉल्ट। जैसे कोई डार्क ग्रे अभी अपोजिट साइड आपका नॉर्मल फॉल्ट है, सामान्य भ्रंश। उसी में आप नीचे लिख लें, चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण उसके दोनों खंड जब विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। आप इसका फिगर में बना के समझ सी ए और बी, अब इनमें तनाव पड़ा तो उसके दो खंड हो गए ए और बी। अब ये भ्रंश तल के सहारे उसका मूवमेंट हो विपरीत दिशा, ये फॉल्ट प्लेन है भ्रंश तल, इसके सहारे विपरीत दिशा में हो गया तो इसको हम लोग सामान्य भ्रंश कहते हैं। इसका फिगर आपको आना चाहिए और इसकी भाषा भी आना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम। तनाव मूलक बल के कारण जब चट्टानों का स्थानांतरण भ्रंश तल के सहारे विपरीत दिशाओं में होता है तो उससे बने भ्रंश को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉल्ट या सामान्य भ्रंश कहते हैं। अब जब ये एक दूसरे साइड मुड़कर एक दूसरे की साइड में, पहले आप इसमें देखिए, जब दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं अब टेंशन फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन ये मोड़ के ऐसी स्थिति होती है जिसको व्युत्क्रम भ्रंश या रिवर्स फॉल्ट है। ये ध्यान रखें दोनों।
जब विपरीत दिशाओं में खिसकते हैं तो उसे सामान्य ब्रश बनता है, जब आमने सामने खिसकते हैं तो उसे व्युत्क्रम ब्रश बनता है, रिवर्स फॉल्ट। अब इसी देखिए कैसे भ्रंशोत पर्वत बनते हैं या ब्लाक बनते हैं, तो देख लीजिए 5 मिनट की लास्ट। ये बना लिया आपने, ये बना बनाया फिगर भी आता है, पूछा जाता है कि ये भ्रंश किस प्रकार का भ्रंश है, सामान्य भ्रंश है, ठीक, रिवर्स फॉल्ट है, या सोपानी भ्रंश है, स्टेप लाइक फॉल्ट है, तो या इनमें से कोई भी। अब देखिए इसी से भ्रंशोत पर्वत निकलते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर पर्वत निर्माणकारी बनते हैं, भ्रंशोत पर्वत या ब्लाक। ये हमारे ईयर फोल्डेड माउंटेन से अलग है। ईयर फोल्डेड माउंटेन तो आपको बताया कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से जो हमने माउंटेन बताया था तब बताया था कि माउंटेन की उत्पत्ति कैसे होगी। अब भ्रंशोत पर्वत जैसे नॉर्मल फॉल्ट है, भ्रंश है, इसका बीच का हिस्सा धंस जाता है, इसका बीच का हिस्सा धंस जाता है, अवतरण होता है। ये दोनों जो ऊंचे उठे हुए भाग रहे जाते हैं, ये ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक। क्योंकि ये उत्पत्ति भ्रंश से होती है, इसलिए इसको भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। दूसरा भी तरीका है कि जब बीच का भाग स्थिर रह जाता है लेकिन ऊपर नीचे आगे बगल के भाग ऊपर उठ जाता है। इस स्थिति में भी ये ब्लॉक पर्वत है। जर्मनी में वासेस और ब्लैक फॉरेस्ट, ये दोनों इनके बीच से राइन नदी है, क्योंकि जर्मनी में राइन नदी किससे बहती है, फॉल्ट से बहती, भ्रंश से बहती। जैसे हमारे यहाँ नर्मदा नदी फॉल्ट से बहती है, विंध्याचल, हाँ नर्मदा मतलब विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से फॉल्ट से, इसीलिए ये कहाँ गिरती, अरब सागर में। नहीं तो हमारे भारत का ढाल कैसा है, भारत का ढाल कैसा है, पूर्व की तरफ, दक्षिण, लेकिन इसीलिए सारी नदियाँ किधर गिरती हैं, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ किसका अनुसरण करती हैं, अपने ढाल का अनुसरण, ठीक, जो सीक्वेंट रिवर कहलाती है, ठीक, अनुवर्ती नदियाँ कहलाती है, क्योंकि वो अपने ढालों का अनुसरण करती है। हम आगे रिवर्स पढ़ाएंगे तब आप बताएंगे कि रिवर्स कितने प्रकार की होती हैं और उनके नाम कैसे हैं। तो ज़्यादातर नदियाँ किसका अनुसरण करती हैं, ढालों का अनुसरण। लेकिन जब ये अपोजिट साइड में बह रही, यानी कि फॉल्ट से होकर बह रही, तब फिर ये ढालों का अनुसरण देंगे। वो किसका अनुसरण करते, फॉल्ट का। इसीलिए नर्मदा और ताप्ती किसमें गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, और इतनी की ऊंचाई से नीचे गिरती है, इसीलिए वो डेल्टा भी नहीं बनाती। आपने सुना पूर्व की तरफ जो नदियाँ आती हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं, लेकिन पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ डेल्टा। वैसे दिशा इधर है, लेकिन जब आप बीच में गड्ढा कर देंगे तो उसका बहाव किधर हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा, तो बीच में खाई बन गई। तो इसीलिए अगल बगल दो बड़े बड़े पर्वत हैं, जैसे जर्मनी में वासेस और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, बीच से राइन नदी बह रही। भारत में विंध्याचल है और सतपुड़ा है, बीच से नर्मदा नदी बह रही, तो जाकर इसलिए इस तरीके से ब्लैक माउंटेन्स यानी भ्रंशोत पर्वतों का भी निर्माण होता है।
अब अगर आपको कुछ पूछना है पूछते, क्योंकि आकस्मिक संतुलन में हम आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे वोल्केनो और अर्थक्वेक, ज्वालामुखी और भूकंप एक साथ पढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए पूछ लें। चलिए, है आसान क्वेश्चन लेकिन एक पूछ लें। पहला क्वेश्चन है वलन से लेकर, ठीक। वलन में बताना है आपको कि वलन में लहरनुमा मोड़ पड़ जाने पर उसके धंसे हुए भाग को किस नाम से जानते हैं? अपनति, अभिनति, ठीक। फिर इसमें से दोनों और इनमें से कोई अभिनति, इसको आप बता दें। फिर दूसरा है आपको बताना है टेंसरल फोर्सेस पर, ये जो पर्वतीय बल है उनके बारे में बताना है। निम्न में से कौन पर्वतीय बल या परिवर्तन बल के विषय में सही है या है? पहला है कि परिवर्तन बल में बलों की दिशा जो होती है वो लंबवत होती है। नंबर 1, परिवर्तन बल के अंतर्गत बल प्रायः लंबवत गति करते हैं। फिर दूसरा, परिवर्तन बल से जो है परिवर्तन बल से तनाव मूलक बल उत्पन्न होते हैं। तीसरा, परिवर्तन बल से संपीड़नात्मक बलों की उत्पत्ति होती है। चौथा, परिवर्तन बल भ्रंशोत पर्वत के लिए उत्तरदायी हैं। अब आपको बताना है 1, 2, 3, 4 में कौन कौन सही है। कितने सही होंगे? पहला गलत है कि सही है? गलत, क्योंकि परिवर्तन बल कैसे गति करते हैं? स्क्वायर के ऊपर गति करते हैं, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, परिवर्तन बल में जो है जो आमने सामने गति करते हैं वो कौन से बल कहलाते हैं? संपीड़नात्मक बल। जो विपरीत दिशाओं में गति करते हैं वो तनावमूलक बल कहलाते हैं। और परिवर्तन बल भ्रंशोत पर्वत के लिए उत्तरदायी है। सही है। अब आप समझिए, क्वेश्चन है कि जब क्षैतिज बल के कारण स्थल खंडों का व्यापक पैमाने पर स्थानांतरण हो जाता है तो वो कहलाता है, पहला है चटकन, दूसरा है रस, तीसरा है दरार, चौथा है विभंग। क्या कहलाए? रस। एकदम सही, क्योंकि इसमें व्यापक स्तर पर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यही इसकी कंडीशन है। फिर आप सुनिए, महाद्वीप से लगा हुआ भाग जब अपने सागर तल से ऊपर उठ जाता है तो इस क्रिया को कहते हैं स्थान, पतन, निर्गमन और निमज्जन। आप लिफ्ट में क्या कहला है? निर्गमन आंसर सही है, क्योंकि हमने सागर तल शब्द का उपयोग किया है। अगर सागर तल शब्द का उपयोग नहीं करते तब आप ये जो मेन पॉइंट आपको याद रखना, ठीक। अब अगर कुछ पूछना है तो फिर नेक्स्ट टाइम हम आपको। अब आप यहाँ से जाने के बाद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे। आप लोगों ने बुक ले रखी है ना, अनसॉल्व तो ले रखा होगा, सॉल्व या अनसॉल्व नहीं ले रखा है तो आप ले लीजिए। जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाए उसके क्वेश्चन जरूर देखिए, तब आपको याद आएगा। अगर आप इसको रख देंगे तो फिर दिमाग से उतर जाएगा। जैसे आपने अरिहंत की आती है वो आप ले लीजिए यूपीएससी। तो जब ज्योग्राफी का पैटर्न आप देखेंगे तो उसमें ईयर वाइज क्वेश्चन दिए हुए, वो जीएस का सब्जेक्ट वाइज दिया। जैसे ज्योग्राफी में उन्होंने 3 भाग कर रखे हैं। एक आपका
वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रखा है, दूसरा इन्वायरमेंट ज्योग्राफी और तीसरा वो भारत को लेकर। तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखिए, अब जैसे 1995 में से आपको मिलेगा, शायद 1995 से मिलेगा क्वेश्चन 2018 तक। तो वो आप क्वेश्चन देखते चले जाएगी, अभी आज हमने जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन, तब आपकी तैयारी सही मायने में होगी। अगर आप इसको रख देंगे, जब तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक आपका ज्ञान बहुत कम, तब आप अपने आप में भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, ना ही आप अभी अपने आप में श्योर हो पाएंगे जब वहाँ पे एग्ज़ाम देंगे कि यही होगा। तो क्वेश्चन तो बहुत मस्त है करना, क्वेश्चन जरूर करिए। हमने जो बताया वो इसके बाद दूसरे भी करिए, और जो आपको समझ में नहीं आता कि इसका आंसर क्या, उसके आंसर पे मत जाइए जो दिया हुआ, आप पहले अपने दिमाग का यूज कीजिए, फिर उसको देखिए क्या आंसर है। अगर उसमें भी डाउट है, कभी भी आंसर भी गलत दे देते हैं, तब आप उसको हमसे पूछिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जरूर रखिए प्रत्येक दिन, तब आपकी तैयारी हो पाएगी। थ्योरी पढ़ने से क्यों तैयारी नहीं होगी, जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही अपने आप को श्योर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। 80% तो क्वेश्चन वही आएंगे, केवल उनकी भाषा चेंज रहेगी, लैंग्वेज चेंज रहेगी, पूछा वही जाता है। तो अगर आपने गहराई से पढ़ा है तो तुरंत पढ़ें। 80% क्वेश्चन वही रहते हैं, 20% 25% क्वेश्चन नए बनाए जाते हैं, केवल घुमा के पूछे जाते हैं। इसलिए जितना आपने प्रैक्टिस किया है उतना ही आप सफलता के करीब हो, जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना मस्ट है, चाहे आप 10 ही क्वेश्चन करें रोज़ को। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है किसी भी सब्जेक्ट में, आप एक अरिहंत के ले लीजिए GS, ठीक मिल जाएगी यहाँ, नहीं तो कह दीजिए तो मंगा देते हैं। आप कई लोग हैं तो मंगा देंगे, 8-10 को कह दें। क्वेश्चन जो विश्वसनीय है अरिहंत प्रकाश की, तो उसमें आप क्वेश्चन देखेंगे तो पढ़ेंगे। बाकी केवल पढ़ेंगे तो ठीक, मतलब वो तो आप UPSC का हो गया, कोई भी पेपर आपको मिले सब देखेंगे, लेकिन चूँकि UPSC का आप देख लेंगे तो गहराई से रहता है, छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं, सबके आते हैं। PCS वगैरह का भी आता है, TGT PGT ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं, जहाँ पे भी आपको मिले क्वेश्चन जरूर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखिएगा, आप अपने आप में खुद ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमारी प्रिपरेशन अच्छी, ठीक। कल क्या क्लास मंडे